और हमारे साथ हैं नेहा जी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो आज का ये सेशन है ये ई इनवॉइस के ऊपर है। ये सेशन हमने लास्ट सैटरडे को भी रखा था और हमें अभी आज भी रखा है, क्योंकि ई इनवॉइस अब सबके लिए एप्लीकेबल होने जा रहा है 1 अप्रैल से। ठीक है, पहले ये एप्लीकेबल हुआ था उनके लिए जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है, और फिर 1 जनवरी से उनके लिए जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर था। ठीक है, लेकिन अभी आने वाली जो 1 अप्रैल है, ये उस डेट से सभी के लिए एप्लीकेबल होने जा रहा है। तो आज के सेशन में हम पहले तो यही जानेंगे कि ई इनवॉइस क्या है, क्या पर्पज है इसका, इसका बिजनेस के अंदर हमारे पास क्या बेनिफिट मिलेगा, डेट्स क्या होंगी, इसके अंदर एक आईआरएन नंबर होता है, तो वो नंबर क्या होता है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मतलब कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स के बेस पे ई इनवॉइस बनता है, और टैली के थ्रू हम किस तरह से ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, चाहे वो सिंगल ई इनवॉइस हो या फिर मल्टीपल हो या ऑफलाइन मोड हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ई इनवॉइस है क्या। तो हमारे जो बी टू बी के जो इनवॉइस हम बनाते थे, जो भी बी टू बी के इनवॉइस हमारे बनते थे, अब हम सभी उन बिजनेस जो बी टू बी के इनवॉइस है, उन सब इनवॉइस को गवर्नमेंट का एक पोर्टल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का आईआरपी, उस पोर्टल पे भी उनको रजिस्टर्ड हमें करना पड़ेगा। ठीक है, और उसी को एक तरह से हम ई इनवॉइस बोल सकते हैं। जो भी कोई भी बिजनेस हो, अगर वो अभी करंट में कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, चाहे वो टैली हो या कोई भी सॉफ्टवेयर हो, वो उस सॉफ्टवेयर से भी हमारे जो करंट इनवॉइस बनाते हैं, वो चाहे तो उससे बना सकते हैं। लेकिन बनाने के बाद जो वो इनवॉइस होगा, आपके सॉफ्टवेयर में ऐसे एक फैसिलिटी होनी चाहिए कि जिसके जरिए वो इनवॉइस उस सेंट्रल पोर्टल है जो गवर्नमेंट का, उस पोर्टल पे अपलोड किया जा सके। ठीक है, जिससे कि वहां से आपका ई इनवॉइस जनरेट हो पाए, मतलब आपका करंट इनवॉइस जो होगा वो सेंट्रल पोर्टल पे अपलोड करने के लिए आपके सॉफ्टवेयर में वो सपोर्ट होना चाहिए, वो एपीआई सपोर्ट होता है, वो होना जरूरी है। ओके, और एक बार वो इनवॉइस सेंट्रल पोर्टल जिसका नाम आईआरपी है उस पर रजिस्टर्ड हो गया, तो आईआरपी क्या करेगा, आईआरपी वहां से है ना एक यूनिक रेफरेंस नंबर जनरेट करेगा जिसे आईआरएन बोलते हैं, और जनरेट करके उस नंबर के साथ एक क्यूआर कोड भी, यानी आईआरएन नंबर और क्यूआर कोड, ये दोनों इंफॉर्मेशन वहां से उस पोर्टल से वापस आपके सॉफ्टवेयर पे आएगी और आपका जो इनवॉइस था उसके ऊपर प्रिंट हो जाएंगी। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि आपके इनवॉइस के ऊपर वो क्यूआर कोड और वो आईआरएन नंबर होना जरूरी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पोर्टल से आपके पास उस पर आएगा। ठीक है, और वही डॉक्यूमेंट आपका लीगल डॉक्यूमेंट माना जाएगा जिसके ऊपर ये क्यूआर कोड आपका होगा। अब ये आईआरएन क्या है, आईआरपी तो मैंने बताया सेंट्रल गवर्नमेंट के पोर्टल को बोलते हैं, जो वहां से एक नंबर जनरेट करता है जिसे आईआरएन बोलते हैं। तो ये आईआरएन है ना एक यूनिक नंबर है। ठीक है, और ये यूनिक नंबर काफी आगे काम का है, अगर बायर हो या चाहे वो टैक्स अथॉरिटी हो या कोई भी हो। ठीक है, वो इसी नंबर के थ्रू, आईआरएन नंबर के थ्रू, अगर इंडिया में काफी सारे इनवॉइस बने हैं उनमें से आइडेंटिफाई कैसे करेगा, तो वो इसी आईआरएन नंबर के थ्रू आपके इनवॉइस को आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, ये जो आईआरएन नंबर होगा, इस ये जो बनता है उसका एक फॉर्मेट होता है, कई सारी डिटेल को मिला के ही आईआरएन नंबर बनता है, जैसे कि सप्लायर का जीएसटी नंबर, जो इनवॉइस है उसका करंट फाइनेंशियल ईयर, आपका डॉक्यूमेंट कौन सा है, इनवॉइस है या क्रेडिट नोट है, और इनवॉइस नंबर और डॉक्यूमेंट नंबर, इन सभी डिटेल से मिला के आपका ये आईआरएन नंबर यहाँ पे बनता है। ओके, तो ये है आपका आईआरएन नंबर, और ऊपर आप देख सकते हो मैंने इसका यहाँ पे एक फॉर्मेट भी दे रखा है, आईआरएन लिखा हुआ है, और येलो कलर में आप देख सकते हो कुछ इस तरह का ये आपका आईआरएन नंबर होता है, जो आपके इनवॉइस के ऊपर प्रिंट होना इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर हम बात करें कि पर्पज क्या था ई इनवॉइस का, तो पर्पज इसके जो मैं अब तक जाना है वो ये है कि गवर्नमेंट चाहती थी एक तो कि जो भी आपकी इनवॉइस की डिटेल है ना, वो सारी इनवॉइस डिटेल
आपका जो रिटर्न है, रिटर्न के लिए वहां पे अपने आप ही ऑटो पॉपुलेशन उसका हो जाए, चाहे वो सप्लायर के लिए हो या फिर बायर के लिए हो, उनके पोर्टल पे ये सारी डिटेल अपने आप आ जाए। और साथ ही साथ इसके साथ जब आप ये जनरेट करेंगे तो ईबे बिल नंबर भी आपका साथ में ही जनरेट हो जाए, ठीक है। और इससे जो बायर है ना, क्योंकि मैंने बताया कि ये सारी डिटेल पोर्टल पे अपलोड हो जाती है बाद में जीएसटी पोर्टल पे, तो बायर को अपना आईटीसी लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनको अपना आईटीसी टाइम पे मिल जाता है। वो भी उसे भी कॉन्फिडेंस लगता है कि हाँ उसे ई इनवॉइस बना के थ्रू जो है उसका आईटीसी टाइम पे मिल जाएगा। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर हम बात करें इसमें इसकी डेट की, तो डेट अभी जैसे कि आपको पता भी होगा कि 1 अक्टूबर 2020 से ये उन सब के लिए आया था जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर था या फिर उसके इक्वल था, और 1 जनवरी से उन सब के लिए जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर या इक्वल था, और 1 अप्रैल अभी आने वाला जो 2021 है उससे उन सब के लिए एप्लीकेबल होगा जिन जो बी टू बी सप्लाई करते हैं, चाहे उनका खुद का टर्नओवर कुछ भी हो, लेकिन अगर बी टू बी की सप्लाई करते हैं तो उन सब के लिए ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी होगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आप बी टू सी की कोई सप्लाई करते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर, उस केस में आपको ई इनवॉइस बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उस केस में आप नॉर्मली जैसे काम करते थे वैसे ही करेंगे। हाँ, उस केस में अगर आपका ई वे बिल बनेगा तो ई वे बिल आप बनाएंगे, लेकिन ई इनवॉइस आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा उस केस। अगर मैं कहूं कि कुछ ऐसी एंटिटी भी है जिनको एजेंट रखा हुआ है ई इनवॉइस बनाने के लिए, उनमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो यूनिट्स होती हैं उनको अभी इसमें इसको इस चीज से एग्जेम्प्ट किया हुआ है। जो इंश्योरर है या बैंकिंग कंपनी है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इंक्लूडिंग अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये भी एग्जेम्प्ट है। अगर मैं बात करूं कोई गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने वाली कोई एजेंसी है जो सर्विस देती है गुड्स को ट्रांसफर करने में, उनके लिए भी ये अभी एग्जेम्प्ट है। जो पैसेंजर को ट्रांसपोर्टेशन के लिए सप्लाई करती है, सर्विस देती है, तो उनके लिए भी एग्जेम्प्ट है। और सप्लायर ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन, ओके, ऑफ फिल्म इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन, उनके लिए भी एग्जेम्प्ट है। तो ये तो हो गए जिनके लिए एग्जेम्प्ट है। अब इसका प्रोसेस क्या है, किस तरह से आप इस पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि हमें इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है। तो उसके लिए ऐसा नहीं है, आपके पास भी जो डिपार्टमेंट है उससे पहले आपके पास एक कोई ना कोई मैसेज मिलेगा आपको मेल के थ्रू, जैसे भी, उसको पढ़ने के बाद आप जो गवर्नमेंट का पोर्टल है आईआरपी पोर्टल, उसको लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद वहां पे जो भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है उसे फॉलो करना है, और वहां पे अपनी डिटेल देनी है। जैसे कि आपका वहां पे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहां पे आपको अपना जो जीएसटी नंबर है या बाकी डिटेल है वो सब डिटेल आपसे मांगेगा, और उसके बाद आप वहां पे रजिस्ट्रेशन करेंगे और आपको वहां पे एक लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप उस पोर्टल को लॉगिन कभी भी कर सकते हैं। और वहां पे एक काम और करना पड़ेगा। अब क्या है कि देखो, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं करती जैसे टैली बीजी, तो आप क्या कर सकते हैं, उस पोर्टल पे जाके वहां पे मैन्युअली वहीं से ई इनवॉइस बना सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जैसे टैली या कोई और सॉफ्टवेयर, तो उस केस में अगर आप चाहते हैं कि टैली से ही मेरा ई इनवॉइस बन जाए या आपके कुछ सॉफ्टवेयर से आपका ई इनवॉइस बन जाए, तो आपको एक काम और करना पड़ेगा। उस जो गवर्नमेंट का पोर्टल है ना, उस पोर्टल पे अब एपीआई होता है, एपीआई यूजर, वो क्रिएट करना है, और वहां पे आपको अपना जीएसपी सिलेक्ट करना है। जीएसपी, अब ये क्या है जीएसपी? तो जीएसपी मतलब जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। ये एक तरह से मैं कहूं एक मीडिएटर है आपके बीच में और जो आपका पोर्टल है गवर्नमेंट का उसके बीच में, यानी आपके सॉफ्टवेयर और आपका जो गवर्नमेंट का पोर्टल होगा,
ई इनवॉइस का, उसके बीच में एज ए मीडिएटर काम करेगा, जो आपकी सॉफ्टवेयर से डिटेल को वहां से पोर्टल पे अपलोड करेगा, और जब पोर्टल पे वो जनरेट हो जाएगा ई इनवॉइस, तो वहां से उस डिटेल को वापस आपके ई इनवॉइस के ऊपर अपडेट करेगा। तो उसके लिए ये जीएसपी ही काम करता है, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। क्योंकि हम डायरेक्टली अपने हम उससे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे अपने सॉफ्टवेयर को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, हमें जीएसपी की ही जरूरत पड़ेगी। और जो ये जीएसपी है, इससे हम डायरेक्टली जाके भी बात नहीं कर सकते कि हम जीएसपी से डायरेक्टली जाके बात करेंगे। जो गवर्नमेंट का पोर्टल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसी पे ही जीएसपी की लिस्ट आती है, तो उसी में से आप अपना जीएसपी सिलेक्ट करेंगे कि आपका जीएसपी कौन होगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा उसमें। और जब ये आपका सारा हो जाए तो उसके बाद आपकी जो डेट होगी, जिस डेट से आपके ऊपर एप्लीकेबल है, उस डेट से आप अपनी ई इनवॉइसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, अगर आप B2B या B2G टैक्स इनवॉइस बनाते हैं तो आपको ई इनवॉइस बनाना है। अगर आप एक्सपोर्ट इनवॉइस करते हैं तो आपको ई इनवॉइस बनाना है। अगर आप रिवर्स चार्ज का इनवॉइस बनाते हैं तो भी आपको ई इनवॉइस बनाना है, और क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के केस में भी आपको ई इनवॉइस बनाना है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि ई इनवॉइस बनाने के कौन कौन से हमारे पास मोड हैं, किस किस तरीके से आईआरपी पोर्टल पे हम ई इनवॉइस बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक तो जो कंपनी ऐसा कोई बिजनेस पोर्टल जो कंपनी जिनका 500 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है और उनके पास कोई बिजनेस पोर्टल बना हुआ है, तो वो चाहे तो वहां पे भी वो आईआरपी पोर्टल से अपने उस पोर्टल को कनेक्ट करा सकता है। उसका एक प्रोसेस होता है जिसे वो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप चाहे, जैसे मैंने बताया, आप डायरेक्टली पोर्टल पे जाके भी ई इनवॉइस बना सकते हैं। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जैसे कि टैली या कोई दूसरा ईआरपी सॉफ्टवेयर, तो मैंने बताया कि उसमें वो जीएसपी जो है उसके जरिए आप अपना ई इनवॉइस बना सकते हैं। आप फोन से एसएमएस के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं। और अगर आपके मोबाइल पे कोई आपका ऐप है जो ये सुविधा आपको प्रोवाइड करता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए अप्रूव्ड सॉफ्टवेयर है, जो ये फैसिलिटी देता है, तो उससे भी आप ये कर सकते हैं। ठीक है, और ऑफलाइन मोड तो इसका है ही। ऑफलाइन मोड मतलब जैसे एक एक्सेल की एक फाइल आती है, उसके अंदर आपने डिटेल डाली हुई है, तो उसको भी हम पोर्टल पे अपलोड करके इसको कर सकते हैं। वो एक्सेल की फाइल का एक फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको उसमें काम करना होता है। ऑफलाइन टूल होता है, उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो पोर्टल से। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसका प्रोसेस की बात करूं, तो वैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले ही बताया इसका क्या प्रोसेस है, फिर भी बता देता हूं कि जैसे आप मान लीजिए टैली यूज कर रहे हैं, तो टैली से आप अपना एक नॉर्मल इनवॉइस पहले जनरेट करेंगे, तो फिर जीएसपी जो ये है वो क्या करेगा, आपकी डिटेल को अपलोड कर देगा आईआरपी पोर्टल पे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पोर्टल पे। अब ये पोर्टल क्या करेगा, तो ये पोर्टल कुछ काम करेगा। एक तो चेक करेगा कि पहले आपने, ऐसा तो नहीं है कि पहले भी इसी नंबर का इनवॉइस नंबर आपने उस पे अपलोड किया हो। दूसरा, वो चेक करेगा आपकी डिटेल्स को, और आपकी डिटेल को चेक करने के बाद उसी डिटेल को वो ई वे बिल पोर्टल को भी आगे ट्रांसफर करेगा, और वहां से एक ई वे बिल नंबर वहां से जनरेट करेगा आपके लिए। और ये सारा काम होने के बाद वो एक डिजिटलाइज्ड साइन करके एक जेएसएन फाइल जो है वो सप्लायर को दे देगा क्यूआर कोड के साथ। और जो आपका फिर वो जीएसपी था ना, जो बीच में आपके जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, वो आपके इनवॉइस के ऊपर उसको अपडेट कर देगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये सारी डिटेल सेंट्रल गवर्नमेंट के इस पोर्टल से ट्रांसफर हो जाएंगे जीएसटी पोर्टल पे। जीएसटी पोर्टल पे अपडेट हो जाएंगे अपने आप, चाहे वो फिर सप्लायर हो, सप्लायर का GSTR 1 हो, वो अपने आप अपडेट हो जाएगा, या फिर चाहे वो बायर का GST 2A हो, GSTR 2A या 2B, दोनों अपने आप अपडेट हो जाएंगे। आपको हर महीने GSTR 1 अपडेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। B2B के सारे इनवॉइस अपने आप वहां से उस पर ट्रांसफर हो जाएंगी। बायर को भी बेनिफिट मिलेगा, बायर को अपना 2A 2B में वो
आईटीसी को देख सकता है, उसको यूज कर सकता है। और अगर उसे कोई इनवॉइस नहीं मिलता है वहां पे, तो जो क्यूआर कोड था ना, उस क्यूआर कोड के जरिए वो उस इनवॉइस को वेरीफाई कर सकता है कि उसका वही इनवॉइस है या कोई दूसरा इनवॉइस है। इसकी कुछ एक्टिविटी से पहले मैं आपको बता दूं कि इनवॉइस आपका वही होगा जैसे होता था, उसपे सारी डिटेल वही होंगी, सेलर की डिटेल, बायर की डिटेल, कंसाइनी डिटेल, डिस्पैच फ्रॉम, आइटम डिटेल, इनवॉइस डिटेल, एक्सपोर्ट डिटेल। लेकिन इन्हीं सभी डिटेल के ऊपर बस होगा क्या, ये आईआरएन नंबर, एक्नॉलेजमेंट डेट और क्यूआर कोड, ये आपका अपडेट हो जाएगा, जिसके बाद ये इनवॉइस माना जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना, अगर कोई इनवॉइस ऐसा है जिसपे आईआरएन नंबर नहीं है, तो वो लीगल डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा, वो इलीगल डॉक्यूमेंट माना जाएगा। ठीक है, और इलीगल डॉक्यूमेंट आपका काम करेगा ही नहीं। अगर आपकी जो ट्रांजेक्शन्स है, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन पे ई इनवॉइस बनेगा, वो मैंने बता ही दिया। आपका नॉर्मल जो इनवॉइस है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, इनसे आप ई इनवॉइस बना सकते हो। आईआरएन मैंडेटरी होगा। ई-वे बिल के लिए भी, अगर आप ई-वे बिल बनाना चाहते हो तो उसके लिए भी आईआरएन नंबर मैंडेटरी होगा। ठीक है, और इसी आईआरएन नंबर के थ्रू आपका जो ई-वे बिल पोर्टल है, वहां से आईआरपी जो पोर्टल है, आईआरपी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ई इनवॉइस का पोर्टल है, वो ई-वे बिल पोर्टल से आपके लिए ई-वे बिल नंबर जनरेट करेगा, वो भी इस आईआरएन नंबर के जरिए। ठीक है, और लास्ट पॉइंट, जैसा कि मैंने बताया आपको कि B2C की अगर आप सप्लाई करते हैं, उस केस में आपको ई इनवॉइस की जरूरत नहीं है। उसमें आप जैसे पहले काम करते थे वैसे ही आपने इनवॉइस बनाइए, ई-वे बिल पोर्टल से जाके अपना ई-वे बिल निकालिए, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर आपने एक बार इनवॉइस बना दिया, अगर आपने एक बार ई इनवॉइस बन गया आपका, तो वो बाद में मॉडिफाई नहीं हो सकता। उसको अगर उसमें कोई गलती है तो आप उसको बस कैंसिल ही कर सकते हो, और कैंसिल करके अब नया इनवॉइस बना सकते हो, लेकिन मॉडिफाई के कोई उसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप मॉडिफाई कर पाओ। ठीक है, और एक बार वो कैंसिल करना भी है तो उसी दिन या तो करिए जिस दिन आपने बनाया है, या फिर बिफोर नेक्स्ट डे मिडनाइट, जिस दिन आपने जनरेशन किया उसके नेक्स्ट डे मिडनाइट से पहले। ठीक है, फिर उसके बाद आपको नया इनवॉइस बनाना पड़ेगा, वो भी नए इनवॉइस नंबर के साथ, और फिर वो दोबारा अपलोड होगा आईआरपी पोर्टल पे। एक चीज याद रखना, सेम इनवॉइस नंबर जो पहले कैंसिल हुआ था वो आप दोबारा यूज नहीं कर सकते हो आईआरएन नंबर जनरेशन के लिए। ठीक है, टैक्स पेयर जो होगा अगर चाहता है कभी फ्यूचर में कि वो अपने इनवॉइस को वेरीफाई करे, तो वो कर सकता है। उसके लिए ना काफी सारे मोबाइल में ऐप भी मिलेंगे, लेकिन वही ऐप होना चाहिए जो डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड किया है। उसी ऐप से आप अपने ई इनवॉइस को वेरीफाई ऑथेंटिकेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हुआ। इसके बाद ये तो हो गया ई इनवॉइस कि इनवॉइस है क्या, किस तरह से काम करेगा, पर्पज क्या था। लेकिन आप जिस चीज के लिए वेट कर रहे थे कि टैली में ऐसा क्या है, किस तरह से टैली ई इनवॉइस जनरेट करता है, वो आज हम इसमें जानेंगे। ठीक है, ये टैली की जो रिलीज आई थी 1.1, वहां से अपडेट हुआ था, और अब आने वाली सारी टैली की जो है वर्जन, उन सब में काम करेगा, ERP9 में नहीं करेगा। बस ERP9 को छोड़ के टैली प्राइम की 1.1 और उसके बाद जितनी भी आपकी रिलीज होंगी सब में ये आपको सपोर्ट करेगा। आप उन सभी से ई इनवॉइस बना पाएंगे। कैसे बनाएंगे उस पर हम बात करेंगे। ये प्रोसेस जो दिख रहा है ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, गवर्नमेंट का एक पोर्टल है जो मैंने बताया आपको, ई इनवॉइस का आईआरपी पोर्टल, वहां जाइए। सबसे पहले तो वहां पे आप अपना एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करना है, जो ये बटन दिख रहा है ना आपको, रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक करना, अपना जीएसटी नंबर डालना, जो जो डिटेल डाले मांगे वो डाल देना। उससे आपका इस पोर्टल पे एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आप इसे लॉगिन करेंगे। कैसे, आप अपना यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, तो ये लॉगिन हो जाएगा। अब ये तो लॉगिन आप कर लेंगे, लेकिन हम क्या बात कर रहे थे कि टैली से हम कैसे इनवॉइस बनाएंगे। तो टैली के लिए मैं बता दूं कि आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, और वो क्या,
जो ये गवर्नमेंट का पोर्टल है ना, जो ई इनवॉइस का, यहाँ पे छोटा सा एक रजिस्ट्रेशन और करना पड़ेगा, जिससे कि आप टैली के जरिए अपना ई इनवॉइस बना पाए। और वो कौन सा रजिस्ट्रेशन है, क्या करना पड़ेगा, वो देखिए। ये मैंने लॉगिन कर लिया है अपना उस ई वे बिल के ई वे बिल नहीं, ई इनवॉइस के पोर्टल को। और यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखिए ध्यान से, तो लिखा हुआ है नीचे क्रिएट एपीआई यूजर, नीचे दिख रहा है ना क्रिएट एपीआई यूजर, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। आपको उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करना है और वेरीफाई करना है। ठीक है, वो आपने कर दिया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन डिटेल खुलेगी। इस रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले तो आपको सिलेक्ट करना है अपना जीएसपी। जैसे कि मैंने बताया था कि जीएसपी क्या है, आपके सॉफ्टवेयर के बीच में और सेंट्रल पोर्टल जो है गवर्नमेंट का, इसके बीच में एज ए मीडिएटर काम करता है। तो आप टैली यूज कर रहे हैं ना, तो आप टैली के केस में आपका जीएसपी कौन होगा, उसका नाम है टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ओके, और इसके बाद इसी में नीचे एक यूजर नेम और एक पासवर्ड, ये आप अपने लिए क्रिएट करेंगे। और इसको आपको याद अच्छे से करके रखना है, क्योंकि टैली से जब भी आप ई इनवॉइस बनाएंगे तो यही वाला यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा जो आप अभी करने वाले हो। इसको करके इतना, इसको आप इस पोर्टल से बाहर आ जाए। टैली से अब बाकी का काम बचा है तो टैली में बचा है, इस पोर्टल में बाकी कुछ काम आपको नहीं करना है। अब टैली में क्या करना है, उससे के लिए मैं आपको एक बार ले चलता हूं टैली में। ये टैली मैंने ओपन कर ली, इसके अंदर मेरी वो कंपनी है, मैं आपके सामने ओपन करके दिखा रहा हूं। ये ओपन होने के बाद एक बार ओपन हो जाए, सबसे पहला काम, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जब जीएसटी एनेबल करते हैं, कहां से करते हैं, F11 फीचर्स। जीएसटी के ही फीचर में राइट हैंड साइड में देखिए, आपको ई वे बिल डिटेल तो डालनी है, उसके नीचे देखना ई इनवॉइस एप्लीकेबल दिखा रखा है, इसको आप एप्लीकेबल कर दें। और जैसे कि अब आप करेंगे, आप तो 1 अप्रैल 2021 से करेंगे, तो वो आप डेट डाल दें। और अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल हो चुका है अभी तक, तो 1 जनवरी डाल दें, क्योंकि टैली के अंदर ई इनवॉइस 1 जनवरी 2020 से आया था। इसके बाद आप बिल कहां से बना रहे हैं वो प्लेस डालनी है, और क्या डालना है, डिफॉल्ट पीरियड डालना है ई इनवॉइस रिपोर्ट के लिए। तो अगर आप ये भी चाहते हैं कि ई इनवॉइस के साथ ई वे बिल भी बन जाए, तो आप इसको यस कर दें और सेव कर देना। ये सबसे पहला काम था जो आपको टैली में करना है। इसके बाद अब ई इनवॉइस बनाएंगे कैसे, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, जो आपने पार्टी बनाई है ना, अपने कस्टमर, उसकी सारी डिटेल फिल करना, उसका स्टेट भी फिल करना, उसका पिन कोड भी फिल करना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने बताया कि ये B2B इनवॉइस के लिए होगा, तो आपकी पार्टी जो रजिस्टर्ड है उसका जीएसटी नंबर ये सब आप मेंशन करेंगे। इसके बाद अब हम एक काम करते हैं, एक ई इनवॉइस टैली से बना के देखते हैं कि टैली से अगर मैं एक सिंगल ई इनवॉइस बनाना चाहता हूं तो कैसे बनेगा। तो उसके लिए मैं जाता हूं वाउचर में, और यहां से F8 एक सेल की कमांड है वो लेता हूं। ये नीचे मैंने क्लास बना रखी है, ये क्लास आपकी इच्छा बनाना चाहें, नहीं तो अगर नहीं बनाना चाहते तो कोई बात नहीं, नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं। मैंने तो बस इसलिए किया हुआ है कि नीचे मुझे अलग से जीएसटी और ये सब सिलेक्ट ना करना पड़े, ये अपने आप आ जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने डाला अपनी पार्टी का नेम, जिस पार्टी के लिए मैं ई इनवॉइस बनाना चाहता हूँ। इसके बाद जब आपने सारी डिटेल डाल दी, तो उसके बाद आप एक काम करेंगे, यहाँ पे अपनी डिटेल चेक कर लेना कि पार्टी डिटेल सही है या गलत है। आइटम, क्या आइटम आप बेचना चाहते हैं, तो वो मैं ले लेता हूं, ये मैंने ले लिया। ठीक है, जीएसटी मेरा लग ही गया। अब जैसे ही आप ये कर देंगे ना, तो आप नीचे देखिए बॉटम में ई इनवॉइस डिटेल आ रहा है। अगर ये मेरी वैल्यू है ना इसकी पूरी 50,000 से ज्यादा होती ना, तो यहाँ पे ई इनवॉइस डिटेल के अलावा ई वे बिल डिटेल भी इसी में दिखाता। जैसे मैं यहाँ पे अब दिखाता हूँ आपको, अगर क्वांटिटी 90 कर दूं
आप देखिए मेरा बिल अभी भी 50,000 से नीचे ही है, मैं इसको 140 कर देता हूं। तो आप नीचे देखेंगे ई वे बिल डिटेल भी आपको पूछेगा आपसे, और यहाँ पे आपको ई वे बिल डिटेल भी कंप्लीट फिल करनी है। फिलहाल ई वे बिल डिटेल मैं अभी नहीं कर रहा हूं, उसको आपको अलग से दिखाऊंगा। फिलहाल मैं इसको सिंपल कर रहा हूं। अब नीचे आ जाइए, इसको यस करिए और डालिए यहाँ पे कि आप जो बिल बना रहे हैं उसकी प्लेस क्या है। आप जहां पे शिप कर रहे हैं उसकी प्लेस क्या है। दोनों सेम है तो सेम डालिए, अलग है तो अलग डालिए। ऊपर जो डिटेल दिख रही है, एक्नोलेजमेंट नंबर, एक्नोलेजमेंट डेट और IRN, ये आपको अभी नहीं करना है, यही तो हमें जनरेट करना है। इसको करने के बाद न्यू करिए, और इसमें राइट हैंड साइड में एक बार जब ये आप ई इनवॉइस डिटेल फिल करें ना, तो उस टाइम पे एक बार F12 करना, और यहाँ पे डिस्पैच फ्रॉम डिटेल यस करके अगर आप ये फिल करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। जब आप इसको करेंगे सेव, तो उसके बाद आपको एक मैसेज दिखाएगा, डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पार्टी की डिटेल बिल्कुल सही ली है, करेक्ट ली है, तो जैसे ही यस करेंगे तो आपसे ये पूछेगा आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड, लेकिन मुझसे नहीं पूछा, तो इसका मतलब कोई ना कोई डिटेल मैंने गलती की है, और वो क्या गलती की है उसको देखेंगे अभी। उसके लिए हम चलते हैं बैक। बैक करने के बाद रिपोर्ट्स में जाना है, डिस्प्ले, जीएसटी रिपोर्ट, और जीएसटी रिपोर्ट में ही देखिए ई इनवॉइस। यहां पे आपको सबसे ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है मिसिंग इनवैलिड इंफॉर्मेशन। ये उसी इनवॉइस की है जो आपने भी बनाया था। और क्या गलत दिखा रहा है इसको आप देखिए। यहां दिखा रहा है कि जो बिल टू डिटेल है उसमें आप एक बार उसका एड्रेस नहीं डाला। अगर आपने पार्टी का एड्रेस दिया होता तो यहाँ पे आपको गलत नहीं दिखाता। जैसे मैं यहाँ पे अभी जो भी कुछ डिटेल है उसमें डाल देता हूँ, दिल्ली डाल देता हूँ, सेव कर देता हूँ। इसके बाद आप अब कैसे करेंगे? चाहे तो आप उसी पे जो आपने सेव की अभी सेल की एंट्री पास की थी, आप चाहे तो वहां से भी कर सकते हैं। वहां से जब आप इसको सेव करेंगे और आपसे डिटेल मांगेगा, तो आप उसके बाद करेंगे डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस, तो यस। तो देखिए आपसे क्या मांग रहा है, यूजर नेम और पासवर्ड। तो ये कौन सा यूजर नेम और पासवर्ड है? ये वही एपीआई यूजर नेम पासवर्ड है। जब आपने टैली को जीएसपी सिलेक्ट किया था, वहां पे यूजर नेम डाला था, पासवर्ड डाला था, तो वही यूजर नेम पासवर्ड डालना है। उसके डालने के बाद जैसे ही ओके करेंगे, आपका ई इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको स्क्रीनशॉट से भी दिखाऊंगा, क्योंकि इसके लिए हम अभी किसी का गलत इनवॉइस नहीं बना सकते हैं, तो हम आपको उसके थ्रू बताएंगे। ये सेल है, इसमें मेरी वैल्यू 50,000 से ऊपर है। तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने इसमें ई वे बिल डिटेल भी साथ में फिल कर दी। ई वे बिल डिटेल में फ्रॉम बिल कहां से बन रहे हैं, बिल कहां के लिए बन रहे हैं, ट्रांसपोर्टर डिटेल, किलोमीटर कितना है, सब डाल दिया। और उसके बाद यहाँ पे डाला बिल टू प्लेस, शिप टू प्लेस। जैसे कि आपको पता है ये स्क्रीन आई थी, यहाँ पे हमने यूजर नेम और पासवर्ड डाला था, और जैसे ही आपने किया तो कुछ इस तरह से आपको मैसेज दिखाएगा, ई इनवॉइस जनरेटेड सक्सेसफुली। अब उसके बाद क्या करेंगे, आप अपना इनवॉइस चेक करेंगे, उसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके इनवॉइस के टॉप में आपको आईआरएन नंबर उस पर प्रिंट मिलेगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, और क्यूआर कोड भी उस पर आपको मिलेगा, जो आपने आपके टैली ने आपको वहां से करके आपको अपडेट करके दिया है। तो ये हो गया आपका सिंगल ई इनवॉइस, कि एक सिंगल ई इनवॉइस मुझे बनाना है, तो वो मैं कैसे टैली से बनाऊंगा। ठीक है। अगर लेकिन मान लीजिए आपके एक दिन में कई सारे इनवॉइस बनते हैं और आप एक एक ई इनवॉइस बनाने लग गए, तो आपको तो टाइम काफी लग जाएगा। अगर चाहते हैं कि मैं एक काम करता हूं, मैं शाम को आज ई इनवॉइस बनाऊंगा अपने, तो 3-4 ई इनवॉइस में शाम को इकट्ठे ही बना लूंगा अपने, तो वो कैसे बनाएंगे, यानी बल्क में ई इनवॉइस टैली से कैसे बनाएंगे, वो हम देखते हैं उसका क्या प्रोसेस है। तो उसके लिए फिर से चलते हैं टैली में, और कहां जाना है, डिस्प्ले से वो ई इनवॉइस की रिपोर्ट पे। वहां जाने के लिए जरूरी नहीं आप डिस्प्ले में जाएं, गो टू बटन जो कि टैली प्राइम का सबसे अच्छा बटन है अभी तक का, यहां जाइए,
ई इनवॉइस लिखिए यहाँ पे और एंटर करिए। यहां देखिए ये पेंडिंग दिखा रहा है ना, पेंडिंग IRN जनरेशन दो दो दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे 3 भी हो सकते थे, 4 भी हो सकते थे। ये वो होंगे जिनमें आपने इनवॉइस तो बना दिया था, लेकिन उनका अभी तक क्या नहीं बनाया आपने, इनवॉइस नहीं बनाया, मतलब उनका IRN नंबर जनरेट नहीं किया। तो आप यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसके बाद अभी और भी काम पेंडिंग है। ऊपर एक्सचेंज नाम का मेन्यू है, लेकिन वो इसी स्क्रीन पे आने के बाद जाना है। एक्सचेंज नाम का मेन्यू है और यहां से बटन है सेंड फॉर ई इनवॉइस, तो ये विंडो आ जाएगी। अब मान लीजिए यहाँ पे आपके 4 इनवॉइस है, आप उनमें से स्टार्टिंग के 2 इनवॉइस का ई इनवॉइस बनाना चाहते हैं, तो आप उनको सिलेक्ट कर लें। शिफ्ट से भी आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद नीचे बटन मिलेगा सेंड। अब आप देखिए क्या दिखा रहा है, आपको दिखा रहा है कि IRN जनरेट करने जा रहे हैं आप, वो भी कितने इनवॉइस का, 2 इनवॉइस का। तो इससे आप यस करें, फिर आप यूजर नेम पासवर्ड डालें, बस उसके बाद आपका ई इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। बड़ा सिंपल प्रोसेस है। टैली में आपने देख लिया, आप स्क्रीनशॉट भी देखिए। इसमें भी हमने क्या किया था, यहां से गए थे एक्सचेंज पे, सेंड फॉर ई इनवॉइस पे, यहां से मैंने अपने दोनों इनवॉइस सेलेक्ट किए, जो भी आपको करने हैं मतलब उतने सेलेक्ट किए, यूजर नेम पासवर्ड डाला। उसके बाद ये कुछ प्रोसेसिंग होगी और आपको दिखाएगा कि कितने इनवॉइस आपने जनरेट किए हैं और वो आपके जनरेट हो जाएंगे। तो ये 2 तरीके थे आपके सिंगल इनवॉइस और मल्टी इनवॉइस एक साथ जनरेट करने के। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आप टैली से ऑफलाइन भी इनवॉइस बना सकते हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं डायरेक्टली, आप पूछिए, फिर उसके बाद हम आपको ऑफलाइन मेथड बताएं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन, अदरवाइज हम आगे कंटिन्यू करें। ओके, आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, यानी कि मैं समझूंगा कि आपको क्लियर है, तो हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि जीएसटी में क्या होता है ना, कि जीएसटी की एक जेएसएन फाइल हम टैली से बना लेते हैं, फिर वो जीएसटी पोर्टल पे अपलोड करके हम सारा काम करते हैं। तो क्या हम ई इनवॉइस को कुछ ऐसा कर सकते हैं कि टैली से कोई फाइल जनरेट हो जाए, फिर वो ई इनवॉइस के पोर्टल पे जाके वहां से मैं कुछ कर पाऊं? तो कर तो सकते हैं, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होगा, लेकिन कैसे होगा मैं बता देता हूं। आना आपको सब चीज चाहिए, तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे पहले आपको उसी विंडो पे जाना है जो ऊपर एक्सचेंज बटन से मिली थी। अब यहाँ पे मान लीजिए 2 इनवॉइस है, आप इन दोनों इनवॉइस को क्या करें, सिलेक्ट कर लें। एक करना है एक कर लें, 2 करने हैं 2 कर लें, जितने आपको जनरेट करने उतने सिलेक्ट कर लें। तो नीचे एक बटन दिख रहा होगा आपको, एक है सेंड का, एक है ऑफलाइन एक्सपोर्ट का। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं पता है आपको, वो जेएसएन फाइल जनरेट करेगा। तो उसके लिए आप किस पे क्लिक करेंगे, ऑफलाइन एक्सपोर्ट पे। फिर आपको ये एक समरी दिखाएगा कि कितने इनवॉइस आप करने जा रहे हैं, हम यस कर देंगे। फिर आपको दिखाएगा कि आपकी फाइल का फॉर्मेट तो जेएसएन होगा, फाइल का पाथ क्या होगा, मतलब ये जेएसएन फाइल कौन से फोल्डर में सेव होगी जाके वो दिखा देगा। तो आप इसको सेंड कर देना। अगर लोकेशन बदलनी है तो कॉन्फ़िगर कर देना। यहां से करते ही आप देख सकते हो मेरी उस लोकेशन पे जो मैंने सेलेक्ट की थी, वहां पे मेरी ई इनवॉइस की जेएसएन फाइल बन गई है। मैं आपको स्क्रीनशॉट से दिखा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है, ये टैली में भी ऐसे ही काम करती है। यहां से आप इसको सिलेक्ट करेंगे, नीचे ऑफलाइन एक्सपोर्ट सिलेक्ट करेंगे, मैं यस करूंगा, लोकेशन दे ही रखी है, सेंड कर दूंगा। तो आपकी उस लोकेशन पे जो मैंने आपको दिखाई दी, ये देखिए यहाँ पे ई इनवॉइस की वो जेएसएन फाइल आपकी बन गई। अब आप आगे क्या करेंगे, आप जाएंगे गवर्नमेंट के पोर्टल पे, और गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाने के बाद आपको क्या करना है वो देखिए। उस पे एक बटन मिलेगा अपलोड जेएसएन, आप वो करना। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि नंबर ऑफ इनवॉइस जो आपने अपलोड किए थे उसमें एक ही था, और वो सही से हो गया तो दिखा रहा है आपको इनवॉइस अपलोडेड सक्सेसफुली। अगर उसमें फेल हो जाता है या कुछ इनवॉइस में से कुछ फेल हो जाते हैं तो आपको दिखा देगा कि फेल टू अपलोड। और देखो जो मैंने अपलोड किया था, नीचे देखेंगे आप तो उसका इनवॉइस नंबर, डेट और इन सब डिटेल के साथ एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट डेट और वो IRN नंबर जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे थे वो भी आपका जनरेट हो गया। अब आप क्या करेंगे,
ये आपका यहाँ पे जनरेट हुआ है, टैली में अपडेट नहीं हुआ है। तो आपको यहाँ से डाउनलोड करना है राइट साइड में एक एक्सेल फाइल, ये रहा डाउनलोड एक्सेल। इससे ये आपकी इस तरह की एक्सेल फाइल आएगी, इस पे वही डिटेल, वही RIR नंबर, एक्नॉलेजमेंट डेट, सब कुछ होगा। लेकिन ये भी आपका अभी एक्सेल पे ही है। अब हम ये सीखते हैं इसको टैली में कैसे अपडेट करें, आपके इनवॉइस के ऊपर इस IRN नंबर को कैसे अपडेट करें। तो हम चलते हैं टैली में। टैली में हम जाते हैं। ये स्क्रीन याद है आपको, अभी थोड़ी देर पहले दिखाई थी? नहीं याद हो तो मैं आपको ले चलता हूं। हम कहां गए थे? हम गए थे यहां से इनवॉइस पे, ये रहा ई इनवॉइस नीचे, और यहां पे आपको जो ये दिखा रहा है एक्सपोर्टेड, इनमें आप क्या करें, अपना जो भी इनवॉइस जिसको अपडेट करना है मैनुअल सिलेक्ट करेंगे स्पेस बार से, और राइट साइड में बटन है मैनुअली अपडेट IRN इन्फो, क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे वो IRN नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट डाल देना जो आपने एक्सेल की फाइल में देखी थी। एक्सेल की फाइल से जो आपने देखा था, यहाँ से कॉपी करके उसमें पेस्ट करना है। अभी मेरे पास फिलहाल इसमें कुछ नहीं है, तो अभी मैं कोई भी ऐसे ही नंबर डाल देता हूँ, और यहाँ पे इसके बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट डाल देता हूँ कि जिस दिन मैंने ये सारा जनरेट किया है। जैसे अभी मैं ऐसे ही डाल देता हूँ कुछ भी, ठीक है, 1 अप्रैल ही डाल रहा हूँ, मेरे फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2021 से लिया है। सेव। इसके करने के बाद आप उस इनवॉइस को देखेंगे तो आपको यहां दिखाई देगा IRN अपडेटेड। अपडेट तो हो गया लेकिन विदाउट QR कोड। मतलब अगर आप इसका प्रिंट निकालें तो मैं आपको दिखाऊं, आपके बिल पे IRN नंबर अपडेट हो चुका है। ये देखिए टॉप में ये IRN नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट आ गई, लेकिन क्या नहीं आया, वो QR कोड नहीं आया। और जैसे कि मैंने बताया था, बिना QR कोड के वो इनवॉइस जो है आपका ई इनवॉइस नहीं माना जाएगा। QR कोड तो चाहिए ही चाहिए। तो वो कैसे आएगा? बस एक छोटा सा प्रोसेस और बाकी है, उससे वो भी आ जाएगा। कैसे? आप यहां पे आए, IRN जनरेटेड विदाउट QR कोड, और इसमें से जिसको भी सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर लें, और राइट साइड में बटन है गेट IRN इन्फो, क्लिक करूंगा, यस कर दूंगा, यूजर नेम डालूंगा, पासवर्ड डालूंगा। बस इतना करते ही ये अपने आप टैली क्या करेगा, पोर्टल से आपके इस नंबर का QR कोड वहां से कॉपी करके आपके इनवॉइस के ऊपर अपडेट कर देगा, और आप फिर प्रिंट आउट देखेंगे। अभी दिखाता हूं, ये देखिए, ये मैं सब बता चुका हूं आपको। अभी जो बता रहा था वो क्या है, एक सेकेंड, ये कर रहे थे हम। इसमें हमने क्या किया, ये किया था, इसके बाद यूजर नेम डाला, तो उसके बाद आप अपना इनवॉइस चेक करेंगे ना, तो उसके ऊपर आपको QR कोड भी अपडेट मिल जाएगा। यहां तक आपका हो गया कि कैसे जनरेट करना है, कैसे मैनुअल करना है, कैसे हम बल्क में करेंगे और कैसे सिंगल करेंगे। एक चीज तो भूल ही गए, अगर हमें कैंसिल करना पड़ा, अगर हमें लगा कि उसमें कुछ मिस्टेक है और कैसे कैंसिल करेंगे इनवॉइस को, तो वो भी देख लीजिए। 2 तरीके हैं, एक तो ये कि आपने पोर्टल पे गए, उस पोर्टल पे जाके अपना ई इनवॉइस को कैंसिल कर दिया सीधा जाके, लेकिन टैली में अपडेट नहीं हुआ है वो। टैली में कैसे अपडेट होगा वो भी देख लीजिए। टैली में अपडेट करने के लिए आप अपने उस इनवॉइस पे जाएंगे, इनमें से ही मान लेते हैं ये इनवॉइस है, और राइट साइड में बटन है कैंसिल IRN, क्लिक करेंगे। तो पोर्टल से तो आपने वहां से कर दिया था, लेकिन टैली में भी तो दिखाएंगे ना कि वो कैंसिल हो गया है, उस पर लिखा भी तो आना चाहिए ना कि कैंसिल हो गया है। तो आप उसके लिए करेंगे मार्क एज कैंसिल, इसे आप क्लिक कर दें तो ये आपका इनवॉइस कैंसिल हो चुका है आपका। ठीक है, आप इसका अगर प्रिंट आउट देखते हैं तो ऊपर बेशक आपका ये नंबर दिखा रहा हो, लेकिन ये आपका कैंसिल हो गया है। आप बैक करके अगर आप रिपोर्ट देखें तो देखो IRN कैंसिल में एक आपका इनवॉइस दिखा रहा है जो कि कैंसिल हो गया है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसी पे जब कैंसिल कर रहे थे तो यहाँ पे अगर अपडेट कैंसिलेशन करते हैं तो ये आपको करते ही यहाँ पे आपसे पहले पूछेगा कि ये बताइए कैंसिल करना क्यों है, क्या मिस्टेक हुई, कोई डुप्लीकेट बनाया है या डाटा एंट्री मिस्टेक की है या ऑर्डर ही कैंसिल हो गया या कोई और रीजन है। इनमें से अपना वो सिलेक्ट करेंगे, रिमार्क डालेंगे, यस करेंगे, तो वो पोर्टल से भी कैंसिल हो जाएगा
और बाद में आपके टैली में भी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों काम आपके हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? मैंने यहां से क्या किया, कैंसिल कर दिया, तो कैंसिल होने के बाद यहां आ गया, देखिए ऊपर आ गया यहाँ पे। अब आप इसमें एक बार एक्सचेंज में जाना है, सेंड फॉर ई इनवॉइस। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा नहीं रहा वो, यहाँ पे आपको वो दिखा देगा जो आपने भी किया था, उसको सेलेक्ट करेंगे, नीचे सेंड कर देंगे। तो अगर आपका नहीं हुआ होगा कैंसिल, तो तब कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे प्रोसेस जो हम टैली से कर सकते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं, हम टैली से सिंगल ई इनवॉइस बना सकते हैं, बल्क में बना सकते हैं, मैनुअली जेएसएन फाइल एक्सपोर्ट करके जब पोर्टल से वो एक्सेल की फाइल में आ जाएगा ना, तो उसको मैनुअली अपडेट कर सकते हैं। और उस पर क्यूआर कोड नहीं आए तो राइट साइड में बटन है गेट आईआरएन इन्फो, इससे आपका क्यूआर कोड आ जाएगा। और फिर आपको कैंसिल करना है तो यहीं से आप उसको कैंसिल कर सकते हो। तो ये था हमारा ई इनवॉइस। इतना आप करिए। अगर उसके बाद आपको करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारी सपोर्ट की टीम है उसके लिए। सपोर्ट की टीम का नंबर अभी नेहा जी आपको चैट बॉक्स में दे देंगी, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसमें फिर भी समझ नहीं आता, आप इसके ऊपर कंप्लीट फिर से एक सेशन चाहते हैं ट्रेनिंग का आपकी टीम के लिए अलग से, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और नेहा जी को भी कर सकते हो। अभी चैट बॉक्स में नेहा जी मेरा नंबर भी दे देंगी और अपना नंबर भी दे देंगी। तो नेहा जी चैट बॉक्स में अपना नंबर और मेरा नंबर मेंशन कर दें, साथ में सपोर्ट नंबर मेंशन कर दें। हाँ जी सर, मैंने डाल दी मैसेज। ओके, इसके बाद अगर ये वीडियो आपको चाहिए इसकी, तो आपको हमारे YouTube चैनल पे जाना है, www.youtube.com/सरस्वती अकाउंटेंट्स सर्च करेंगे, उसमें मिल जाएगा। वहां से आपको ये इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो हम आपको अलग से बाद में भिजवा भी देंगे। और साथ में एक चीज और सेंड करेंगे आपको हम, वो है फीडबैक फॉर्म। फीडबैक फॉर्म जरूर फिल करना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे हमें पता चलता है कि आपकी और क्या क्वेरी है, उसमें क्वेरी का ऑप्शन भी बनाया है। तो उस क्वेरी के अकॉर्डिंग हम आपको अलग से भी कॉल करेंगे, आपकी क्वेरी को सॉल्व करेंगे। तो फीडबैक फॉर्म जरूर फिल करना, आपको अलग से हम सेंड कर देंगे आपके व्हाट्सएप या मेल पे। तो बाकी किसी का क्वेश्चन है तो पूछिए। मेरी तरफ से आज इतना ही था। कोई क्वेश्चन और बताइए। ओके सर, एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी, पूछिए। अब आपने ये बताया कि 1 अप्रैल से एप्लीकेबल होगा, जिसका टर्नओवर कोई लिमिट नहीं है, सबके लिए एप्लीकेबल होगा। अभी तक के जो अभी आगे से जो हमारे पास मैसेज है उसके अकॉर्डिंग अभी तक यही है कि कोई उसका टर्नओवर नहीं है। हाँ, आगे अगर नोटिफिकेशन इसका अभी भी कुछ चेंज गवर्नमेंट करती है। नोटिफिकेशन, हाँ सर, कुछ का कुछ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आया हुआ है क्या? गवर्नमेंट नोटिफिकेशन हमारे पास टैली के थ्रू आता है, तो हम आपको टैली के इससे अगर कुछ मिलता है तो हम आपको सेंड कर सकते हैं। राइट। और ये किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल हम जैसे सर्विस इंडस्ट्री में हैं हम, हाँ जी, तो ये ऐसा कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज वाइज भी होगा कुछ? एसटीजेड मैंने वगैरह तो आपने आपको बताया, वो तो क्लियर हो गया है। एक स्लाइड दिखाई थी जिसमें बताया था कुछ है जो यूनिट्स इसमें एग्जाम्प्ट है, उनके अलावा सबके लिए एप्लीकेबल है। राइट, मतलब ये गुड्स और सर्विस, मतलब सारी उसमें इंक्लूडेड होंगे। हाँ जी, ठीक है सर। ओके। नेहा अब जी हमें आप किसी सर अभी आज की डेट में अगर जैसे छोटा कोई वेंडर है, हाँ जी, राइट, जिसे 1 या 2 इनवॉइस जनरेट करने पड़ते हैं, वैसे राइट? एक बात बता दूं, देखो अगर ये एप्लीकेबल सबके ऊपर हो गया ना एक बार, चाहे वो कोई भी टर्नओवर है, तो फिर वो B2B का चाहे वो सिंगल इनवॉइस बनाए चाहे वो मल्टी, उसके लिए तो एप्लीकेबल होगा ही होगा। क्योंकि ये बनाया इसलिए गया है कि आपकी डिटेल वो पोर्टल पे अपने आप अपडेट हो सके और बायर को आईटीसी टाइम पे मिल सके। करेक्ट। तो अगर कोई वेंडर, अब वो कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे हैं, टैली यूज नहीं कर रहे हैं या कोई जीएसपी यूज नहीं कर रहे हैं, कुछ भी उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो डायरेक्टली अपने जीएसटी पोर्टल में लॉगिन करके वहां से जनरेट कर लें, वो ऑप्शन अवेलेबल रहेगा उनके पोर्टल पास। पे तो आपको बस एक लिंक दे देगा, उस पर क्लिक करके बाद में जैसे आप ई बिल पोर्टल पे जाते हो ना, ऐसे हाँ ई जी। इनवॉइस पोर्टल पे जाने का भी बटन आ जाएगा। नहीं तो ई अच्छा इनवॉइस पोर्टल होगा, उस पे जाके आप बना सकते हो। अच्छा, वहां से आप कर सकते हैं आप।
हाँ जी, राइट। और किसी इनवॉइस के ऊपर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्शन चेंज करनी है आपने, हाँ जी। राइट। कुछ फिगर्स तो चलो ठीक है, फिगर्स हो गया तो क्रेडिट नोट ही एप्लीकेबल होगा। अगर डिस्क्रिप्शन चेंज करनी है तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल होगा, ऐसा कुछ नहीं सर, आने वाला है? प्रॉब्लम यही है कि एक बार इनवॉइस बन गया ना, चाहे छोटी सी भी उसमें कुछ हो, मॉडिफाई का कुछ भी ऑप्शन नहीं है, कैंसिल ही करना पड़ेगा वो। कैंसिल ही करना पड़ेगा। और सर आपने बताया था कि विद इन 1 डे ही करना पड़ेगा, 1 डे या नेक्स्ट मिडनाइट से पहले। तो ऐसा 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 ही क्यों है कि 2 दिन बाद क्यों नहीं कैंसिल कर सकते हैं, 3 दिन के बाद नहीं कर सकते? क्योंकि 2 दिन बाद तक तो सर वो उस पोर्टल से भी जीएसटी पोर्टल पे शिफ्ट हो जाता है अपने आप ही। ओके। वो इनवॉइस पोर्टल से जीएसटी पोर्टल पे अपडेट हो जाता है उसके बाद तो। अच्छा अच्छा, ये लॉजिक है उसका। हाँ जी। ओके ओके ओके। नेहा वीडियो को स्टॉप कर दें, रिकॉर्डिंग को।